Assalamualaikum and welcome back to our channel. Today we are going to discuss Disturbed Nights and Decomposition. These are two poems written by Zulfikar Ghaus. We are going to discuss their line by line explanation, biography, themes and writing style of the writer. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Biography. Zulfikar Ghaus was born in Sialkot. He moved to Bombay in 1935. At the time of partition, he moved again to London. He taught at universities of Texas for 40 years. He shifted back to Pakistan. He is known for the poetry which he creates in context of the experiences of his own life. He is protagonist of his own poems. He died in June 2022. Working style of Ghaus is very diverse and varied. He used stream of consciousness technique to capture the feelings of his alienated protagonist, often experimental in form. यानी कि वो जो चीज़ें खुद एज अ प्रोटैगनिस्ट एक्सपीरियंस करता था वो वही चीज़ें अपनी पोइट्री या अपने वर्क्स में लिखता था. उसकी पोइट्री में उसके वर्क्स में मेटाफर, सिंबलिज्म, एलेगरी, रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, सिमिलीज, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है. ही फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज मेमेटिक स्ट्रेटजीज इन राइटिंग टू फोर्स द रीडर टू री एग्जामिन द पर्पज ऑफ द टेक्स्ट, यूज सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे हिज मैसेज. वो अपनी राइटिंग के लास्ट पे या राइटिंग के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज करता है कि रीडर एक बार अपनी सारी जो उसने पर्सपेक्टिव लिया है उसके वर्क का, उसको री एग्जामिन करने पर मजबूर हो जाए. जैसे कि हम उसकी पॉइंट डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर क्लियरली देख सकेंगे कि उसने लास्ट स्टैंजाज में जाकर किस तरह अपनी ये सारा पर्सपेक्टिव पॉइंट का चेंज किया. हिज ओवरऑल थीम्स वर diasporic and autobiographical status, loss of faith in humanity, lost identity, selfishness, helplessness, poverty, death, decay. Ghaus writes his experience of cultural indifference in the poems and its effects on his being. However, he expresses his feelings about the society and the stance it takes to those who are less privileged. For example, belonging to a South Asian society, nothing matters more than a religious identity. सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े और डिस्प्यूट्स हैं वो भी रिलीजन की बेस पर होते हैं. लेकिन हम देखेंगे कि इसकी पॉइंट्स में कैसे ये सिर्फ रिलीजियस होने के लिए लोग लड़ते हैं लेकिन रिलीजन की जो बेसिक डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करते. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम डिकम्पोजिशन बाय जुल्फिकार गौस. ये पोएम जो है वो उस बारे में है कि जुल्फिकार ने एक पिक्चर क्लिक की थी बॉम्बे की. जब वो रहता था एक स्ट्रीट पर, एक फकीर सड़क के किनारे जो है पेमेंट पे लेटा हुआ था तो उसने उसकी पिक्चर क्लिक की थी और उसके बारे में अब वो उसके अपीयरेंस के बारे में सारी पोएम है. आई हैव अ पिक्चर आई टुक इन बॉम्बे ऑफ अ बेगर स्लीप ऑन द पेवमेंट, कि मेरे पास एक तस्वीर है जो कि मैंने बॉम्बे में ली थी. एक फकीर राह में सो रहा था. ग्रे हेयर वेयरिंग शॉर्ट्स एंड अ डर्टी शर्ट, जिसके बाल जो थे वो ग्रे थे यानी कि वो बूढ़ा था. वेयरिंग शॉर्ट्स, उसने शॉर्ट पहने हुए थे और एक गंदी मैली शर्ट. हिज शैडो थ्रोन असाइड लाइक अ ब्लैंकेट, और वो इस तरह पड़ा था जिस तरह कंबल पड़ा होता है और उसका शैडो इस तरह पड़ा हुआ था. यहाँ उसने सिमिली यूज किया लाइक अ ब्लैंकेट. हिज आर्म्स एंड लेग्स कुड बी क्रैक्स इन द स्टोन, रूट्स फॉर द आंट्स जर्नीज, द फ्लाइज डिसेंट्स. इसमें वो बता रहा है कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा वीक है. वो पॉवर्टी की वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा और उसकी आर्म्स एंड लेग्स इतनी पतली हो चुकी हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में क्रैक्स हैं और वो जो है चूंटियों की चलने फिरने के लिए रास्ता बना हुआ है. द फ्लाइज डिसेंट्स, और मक्खियाँ भी उस पर बैठ रही हैं. ब्रेन वॉश्ड बाय द सन इनटू एग्जॉशन. अब ब्रेन वॉश जो इंसान होता है वो बहुत एग्जॉस्ट हुआ होता है और वो सन की वजह से ब्रेन वॉश्ड हुआ है और वो एग्जॉस्टेड और बिल्कुल होपलेस है. He lies weight into stone, a fossil man. वो ऐसे पत्थर में पड़ा हुआ है जिस तरह के वो उन्हीं का एक हिस्सा बन चुका है, फॉसिल मैन. अब फॉसिल का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है एज अ डिकेड थिंग. जिस तरह फॉसिल जो होते हैं वो पूरी तरह डिके हो चुके होते हैं, इस तरह ये मैन जो है वो पूरी तरह डिके हो चुका है. लेकिन फॉसिल्स बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक एक फॉसिल के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके लिए एज अ गोल्ड है. ठीक है, तो इसी तरह एक भी इंसान जो है वो उतनी ही अहमियत रखता है सोसाइटी में जितने के बाकी रखते हैं. जितना कोई अमीर आदमी सोसाइटी में वैल्यू करता है उतना ही गरीब एक बैगर भी वैल्यू करता है. बिहाइंड हिम देयर इज अ क्राउड पासिंगली
being used by the pavement trickster and quite indifferent to this very common sight of an old man asleep on the pavement. अब वो कह रहा है कि उसके पीछे से एक क्राउड लोगों का हजूम गुजर रहा है और वो देख रहे हैं और वो बहुत हैरान हो रहे हैं इस पेमेंट ट्रिक्स्टर से जो कि रोड साइड पे लेटा हुआ है, एंड क्वाइट इंडिफरेंट टू दिस वेरी कॉमन साइट, क्योंकि इंडिया में बॉम्बे में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम पर और उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका था फकीरों को साइड पे सड़कों पर देखना। ऑफ एन ओल्ड मैन स्लीप ऑन द पेमेंट, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और उनके दिल में हेल्प करने की या उसके लिए सिंपैथी या एम्पैथी कुछ भी उनके दिल में नहीं जाग रहा था और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यूज्ड हो चुके थे। आई थॉट इट डन अ गुड कंपोजिशन and glibly called it the man in the street, remarking how typical it was of India that the man in the street lived there. अब इसमें राइटर अपनी सेल्फिशनेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने भी सोचा कि ये बहुत गुड कंपोजिशन बन सकती है, यानी कि एक बैगर की डीकम्पोजिशन को राइटर कह रहा है कि वो मेरे लिए गुड कंपोजिशन बन सकती है और मैं उसको उसका नाम रखूंगा द मैन इन द स्ट्रीट। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा आम बात है कि कोई भी आदमी जो है वो सड़क पर रह रहा हो, लेकिन चूंकि ये ईस्ट में ये पोइम को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट का बायस बनेगी। हिज हेड इन द पोस्चर ऑफ वन वीपिंग इनटू अ पिलो चाइड्स मी नाउ फॉर माई प्रीजम्पशन एट अटेम्प्टिंग टू कंपोज आर्ट आउट ऑफ हिज हंगर एंड सॉलिट्यूड। वो कह रहा है कि अब फिफ्थ स्टैंजा में पैराडॉक्स है जिसमें वो अपने आप को मलामत कर रहा है और वो इस रियलाइजेशन पे पहुंचा है कि वो किसी की भी हंगर और सॉलिट्यूड और उसकी हेल्पलेसनेस में से अपने लिए आर्ट नहीं क्रिएट कर सकता। हिज हेड इन द पोस्चर ऑफ वन वीपिंग इनटू अ पिलो, और उसका सर इस तरह, यानी कि वो इस तरह इकट्ठा होकर लेटा हुआ है कि उसका सर उसका पोस्टर ऐसा लगे जिस तरह कोई बच्चा रो रहा हो या जिस तरह कोई भी इंसान रो रहा हो। चाइल्ड्स मी नाउ फॉर माई प्रिजम्पशन, उसका ये जो हुलिया है ना, अब ये मुझे एक दफ़ा डांट रहा है मेरी इस सोच पर कि मैंने सोचा था कि मैं इसकी भूख और इसकी तन्हाई और इसके बेबसी से अपने लिए अपना एक आर्ट का पीस तैयार कर लूँगा, अपनी पोइम तैयार कर लूँगा और उसके लिए मैं जो हूँ वो लोगों से अपलॉज ले लूँगा और उसके लिए उसको कोई हेल्प नहीं करूँगा। सो इस पोइम में हम देख लें 5 स्टैंजाज हैं और ये फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और इसमें मेटाफर्स यूज किए गए हैं। पैराडॉक्स इन द फिफ्थ स्टैंजा, प्रिजम्पशन एंड अटेम्प्टिंग टू कंपोज आर्ट आउट ऑफ हिज हंगर एंड सॉलिट्यूड। अब ये जो 2 वर्सेस हैं ये पूरी की पूरी पोइम का पर्सपेक्टिव चेंज कर देती हैं हमारे माइंड में। इसमें रियलाइजेशन है, डार्क साइड ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी और डिके। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल इसमें ये है कि जुल्फिकार गौस ने बैगर की डीकम्पोजिशन पर पोइम लिखी है, बट उसने उसकी डीकम्पोजिशन से अपनी पोइम कंपोज कर ली। आल्दो कि उसने पोइम में लिखा कि उसको ये नहीं करना चाहिए, बट उसने फिर भी ये की। बट हमें इस सेंस से ये कि हमें भी लोगों की उनकी हेल्पलेसनेस में हेल्प करनी चाहिए और काइंड और एम्पैथी रखनी चाहिए लोगों से, और किसी को भी देख के गुजर नहीं जाना चाहिए कि वो उसकी पॉवर्टी या उसकी हेल्पलेसनेस हमारे लिए बहुत कॉमन हो चुकी है और हम उससे यूज्ड हो चुके हैं। Let's start with next poem, Disturbed Nights. For the second time these 12 months, a neighbor has summoned an ambulance on a dark, humid night. At first, I have thought the distant siren, as usual, of some emergency across the valley, and imagined an accident in which a man driving home late from a bar has crossed the grassy median and plunged into an oncoming truck. For a second time. अब वो इसमें जो राइटर है वो बता रहा है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है 12 महीनों में, यानी कि इस साल में पिछले 12 महीनों में दूसरी बार ऐसा हो चुका है कि साथ वालों ने एक एम्बुलेंस को कॉल किया है ऑन अ डार्क ह्यूमिड नाइट, एक बिल्कुल तारीक रात में। ठीक है। एट फर्स्ट आई हैव थॉट द डिस्टेंट सायरन एज यूजुअल ऑफ सम इमरजेंसी, पहले मैंने सोचा कि ये दूर से सायरन आ रहा है, ये सिर्फ किसी इमरजेंसी का होगा। और फिर मैंने एक एक्सीडेंट को इमेजिन किया जिसमें एक आदमी ड्राइविंग होम लेट देर से घर आ रहा है और फ्रॉम अ बार से, यानी कि वो ड्रंक है, हैज़ क्रॉस द ग्रासी मीडियन, और वो घास वाले मैदान में से गुजरता है और फिर वो एक ट्रक में बच जाता है। तो ये एक एक्सीडेंट इस तरह हुआ होगा कोई भी। और यंग बॉयज इन अ जीप
या फिर कुछ नौजवान लड़के एक जीप में बियर कैन इन हैंड्स एंड शाउटिंग अलोंग विद थम्पिंग रॉक म्यूजिक, और उनके हाथ में बियर कैन्स होंगे और वो म्यूजिक पर जो है वो शाउट कर रहे होंगे। हैव लॉस्ट कंट्रोल, उनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया होगा क्योंकि वो ड्रंक है। एंड अनएक्सपेक्टेडली शार्प बेंड इन द रोड, कोई भी जब बेंड रोड पे आएगा। फॉर दीज आर द मॉर्निंग पेपर हेडलाइंस, क्योंकि यही मॉर्निंग पेपर की हेडलाइंस थी। टेलिंग ऑफ अ नाइट डिजास्टर, रात के जो भी इस तरह के डिजास्टर होते थे मॉर्निंग पेपर की हेडलाइंस यही होती थी। एज वन पोर स्कीम्ड मिल्क इन अ मेजर्ड पोर्शन ऑफ ग्रेनोला एंड रीड्स ऑफ अननेसेसरी डेथ, सुबह सुबह जब लोग नाश्ता करने लगते थे और अपने लिए दूध डालते थे तो इस तरह की अननेसेसरी डेथ्स के की खबरें जो है वो सुनने को मिलती थी उनको। अब इसमें जो ये सेकंड स्टैंजा है इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पोइट है वो वेस्ट के कल्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता, लेकिन वेस्ट में वो लंदन में रहा है तो वहाँ पर ऐसा होता है। और वहाँ की ये कॉमन चीज़ है कि इस तरह कोई भी एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है और वो सोच रहा है कि ये हुआ होगा। But then the neighborhood dogs began to howl as if the siren, very loud now, stabbed their ears. लेकिन वो सोचता है कि सड़क पे कुछ हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जो नेबरहुड के कुत्ते थे वो बहुत ऊंचा ऊंचा हाउल करने लग पड़े, जैसे कि सायरन उनके बहुत करीब आ गया और उनके कानों में उसकी आवाज़ चुभ रही है। And I run out and see the M tree lit up by the approaching headlights and then the whole front yard illuminated. फिर मैं बाहर गया और मैंने देखा कि जो M ट्री था वो एम्बुलेंस की जो लाइट्स आ रही हैं उससे वो पूरा जो है वो रोशन हो गया है। एंड देन द होल फ्रंट यार्ड इल्यूमिनेटेड, और फिर सारा जो सामने वाला एरिया था वो भी रोशन हो गया एम्बुलेंस की लाइट से। फॉर अ सेकंड द वाइट लाइट डेजल्स, देन अल्टरनेट रेड एंड ब्लू फ्लैशेस मेक्स मी फ्लिंग अ हैंड अक्रॉस माय आईज। कहते हैं फिर पहले सफ़ेद लाइट चमकी, उसके बाद रेड और उसके बाद ब्लू, और ये जो लाइट की आपस में अल्टरनेशन थी ना, इसकी वजह से मुझे अपने आंखों पर हाथ करने पर मैं मजबूर हो गया। The ambulance is slowing down approaching my house. जिस तरह से एम्बुलेंस मेरे घर की तरफ आई थी वो स्लो डाउन हो रही थी। The first time it came, I stood behind a Photinia hedge. I trimmed and fertilized in the spring to make it grow protectively thick and watched the paramedics walk up to the neighbor's front door like late dinner guests. जैसे जैसे जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं फुटीनिया हिज के पीछे खड़ा हो गया था, यानी वो एक दरख्त का नाम ले रहा है जिसको मैंने ट्रिम किया था, मैंने फर्टिलाइज किया था समर में उसको अच्छा तरह ग्रो करने के लिए, उसकी पूरी मैंने नशोनुमा करने के लिए उसका बहुत ख्याल रखा था। और फिर मैंने जो पैरामेडिक्स है ना उनको नेबर्स के फ्रंट डोर पे जाते देखा था जैसे कोई लेट डिनर गेस्ट जा रहे हो। दे रिमेन्ड इनसाइड अ लॉन्ग टाइम एंड आई वेटेड इन माई गार्डन। वो उसके घर में बहुत देर तक रहे थे और मैं अपने गार्डन में वेट करता रहा था। The continuously flashing beams of the ambulance making the front of my house a stage where electrician tested a lighting effect before a performance. कहते हैं जो कंटिन्यूस फ्लैशिंग है ना एम्बुलेंस की लाइट्स की, मेरे घर पे वो ऐसे पड़ रही है जैसे कोई भी परफॉर्मेंस होने लगी है, उससे पहले इलेक्ट्रिशियन जो है वो लाइट्स को चेक करते हैं, यानी कि वो बार बार लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं और वो सारे लाइटिंग इफेक्ट को वो चेक करते हैं। A paramedic returned to the ambulance and wheeled a stretcher to the house just as I had once seen in the same driveway the UPS man wheel a large package to the door. कहते हैं पैरामेडिक अब एक बाहर आता है और वो एम्बुलेंस में से एक स्ट्रेचर निकाल देता है, बिल्कुल इसी तरह जिस टाइम मैंने देखा था इसी इसी रास्ते में से एक यूपीएस मैन को जो बड़ा पैकेज एक डोर में से लेके जाता है। बट दिस सेकेंड टाइम आई वॉज 2 पैरामेडिक्स, लेकिन इस दूसरी दफ़ा मैं 2 पैरामेडिक्स देख रहा हूँ। इसमें कंट्रास्ट है पहली दफ़ा का और दूसरी दफ़ा का। गो इनसाइड द नेक्स्ट नेबर्स हाउस, रिटर्न टू द एम्बुलेंस। कहते हैं लेकिन अब इस दूसरे टाइम मैंने 2 पैरामेडिक्स देखे जो कि नेबर के घर गए, फिर उसके बाद एम्बुलेंस की तरफ आए और फिर नेबर के घर गए रिपीटेडली थ्राइस, मैंने कहा 3 दफ़ा उन्होंने इस तरह किया। दे वॉक विद हेड्स बाउड लाइक आई हैव सीन काउंटी टैक्स अप्राइजेस डू, walking out of their white utility van parked in the staying down to the house to settle a question of the value. जिस तरह कोई भी काउंटी टैक्स वाली जो टैक्स लेने वाले लोग होते हैं वो जिस तरह अपने सर से झुका के चलते हैं, इस तरह ही वो पैरामेडिक्स वाले जो लोग हैं एम्बुलेंस में जा रहे हैं और बिल्कुल उस तरह ही वो जिस तरह यूटिलिटी अपनी वैन से निकलते हैं ये लोग अपनी एम्बुलेंस में से निकल रहे हैं। They haven't yet come out of the stretcher. I should go in. वो कह रहे हैं कि अभी तक वो स्ट्रेचर के लिए दोबारा बाहर नहीं आए। आई शुड गो इन, मुझे अंदर जाना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह सोसाइटी ने लोगों को नंब कर दिया है कि वो हेल्प करने की ख्वाहिश रखते हुए भी हेल्प नहीं करते। द एम्बुलेंस इज पार्क राइट अक्रॉस फ्रॉम माई ड्राइव, कि एम्बुलेंस उसके घर के बिल्कुल पास खड़ी है लेकिन फिर भी
वो अंदर नहीं जा रहा, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा, वो उनसे नहीं पूछ रहा कि उनको हेल्प चाहिए या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप को उस चीज़ से इतना अलग फील कर रहा है। यहाँ पर अदरनेस का थीम आता है कि वो उनको और अपने आप को बिल्कुल अलग फील कर रहा है कि वो जो भी उनकी ज़िंदगी में मसला चल रहा है वो उसको सिर्फ क्यूरोसिटी है कि कोई मरा है, कोई बीमार है, किसी को कोई मसला है, लेकिन वो उनकी हेल्प करने की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रखता। एंड द फ्लैशिंग रेड एंड ब्लू बीम्स हर्ट माई आइज। अब वो लाइट्स भी जो है वो उसको हर्ट कर रही हैं, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आ रही हेल्प करने की। एंड आई स्टे आउटसाइड टेकिंग अप अ स्टैंड बिहाइंड द फुटीनिया हेज। और फिर वो बाहर ही रहा, आई स्टे आउटसाइड, इसमें वो प्रोटैगनिस्ट टर्म से पता लगता है कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। टेकिंग अप अ स्टैंड बिहाइंड द फुटीनिया हेज, वो फिर फुटीनिया हेज के पास ही रहा। एंड वेट टू सी इफ द पैरामेडिक्स व्हेन दे नेक्स्ट दे केम आउट विल नॉट जस्ट ड्राइव है, कि वो बाहर आए और फिर इस तरह होकर फिर वो दोबारा इस तरह चले जाएं। बट इट्स अ लॉन्ग टेंस वेट, लेकिन ये बहुत लंबा और थका देने वाला इंतज़ार है। अब उसको क्यूरोसिटी है उनको जानने में कि आखिर हुआ क्या है, बट उसको इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनकी हेल्प करे। ये भी फ्री वर्स है और इसमें 7 स्टेंजाज हैं, 6 लाइन्स ईच विद नो राइमिंग स्कीम। इसमें हम डायस्पोरा का कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि गॉस जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ था और उसको इस वजह से ये नाइट्स जो है वो डिस्टर्ब लगती थी। और दूसरी वजह ये है कि वेस्ट में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी उसको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। और इसमें उसने कॉन्ट्रास्ट बताया है 2 टाइम्स का। पहली दफ़ा उसने बताया कि पहली दफ़ा क्या क्या हुआ था, अब वो दूसरी दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ना ही उसने पहली दफ़ा कोई हेल्प की थी, ना ही उसने दूसरी दफ़ा कोई हेल्प की है। तो इस चीज़ से अदरनेस का और एलिनेशन का थीम आता है। एलिनेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल तन्हा फील करना, अकेला फील करना, किसी जगह में रहकर उससे बिल्कुल कट ऑफ फील करना। वो इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक थर्ड पर्सन की तरह क्यूरोसिटी, मॉर्बिड क्यूरोसिटी होती है, मतलब डेथ या किसी अनप्लेजेंट थिंग के बारे में जानने की क्यूरोसिटी। इसको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि हुआ क्या है, कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एम्पैथी या सिंपैथी की कोई फीलिंग नहीं जागती। जैसे हमने डीकम्पोजिशन पॉइंट देखी, उसमें भी उसके अंदर उसने हेल्प करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ नहीं किया, बट वो सिर्फ वहाँ खड़ा हुआ, उसने पिक्चर क्लिक की, उसने उसको नोटिस किया। ऐसे इसमें कर रहा है, वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, बट वो कोई हेल्प नहीं कर रहा। इसके अंदर एलिनेशन और सॉलिट्यूड का थीम आता है कि वो इतना अकेला है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई लोग नहीं है, कोई उसके पास उसका रिलेटिव नहीं है कि जिससे तो टाइम स्पेंड कर सके। और वो किसी भी अपने नेबर की एक्सीडेंट के बारे में या उनकी एम्बुलेंस आने के बारे में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखता है, बजाय इसके कि वो अपनी लाइफ पर ध्यान दे, वो अपनी लाइफ को गुजारे। और वो इतना अकेला है कि उसके पास घंटों वेट करने का टाइम है किसी भी एक ऐसी चीज़ के लिए जो उसको बिल्कुल भी अफेक्ट भी नहीं कर रही। सो ये 2 पोइम्स हैं जुल्फ़िकार गौस की, जो कि एक पाकिस्तानी लिटरेरी आर्टिस्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की इसमें मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।